Hello, my dear friends. This is Prashant Mavani, and I welcome all of you in today's special video lecture that is on analyzing pulses and oil seeds. This is part of your General Studies 1 and General Studies 3 syllabus. ये दोनों ही जनरल स्टडीज 1 पेपर और जनरल स्टडीज पेपर 3 के अगर आप उस सिलेबस को उठाकर देखेंगे तो आप ये जो टॉपिक है ये दोनों चीज़ों को टच करता है। और जनरली यूपीएससी आईएएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है उसमें कोई भी सब्जेक्ट जो है वो आइसोलेटेड नहीं है, वो हमेशा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ चलता है। दैट मीन्स इट एनी वन टॉपिक हैज़ connection, direct or indirect connection with other topics as well, and your main goal should be to or your main ये जो आपका लक्ष्य होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप एक ही चीज को अलग अलग एंगल से कैसे देख सकते हैं। The reason why I'm recording this lecture in both Hindi and English is because many a times I'm getting requests from students like you to record the entire lecture in English, and many a times I get request कि हिंदी में lectures deliver कीजिए। तो जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेनिफिट ये है कि जो लेक्चर स्लाइड है वो पूरी की पूरी इंग्लिश में लिखी गई है, एंड जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आई वुड बी स्पीकिंग इन हिंदी व्हेन और वेरेवर इट वुड बी रिक्वायर्ड, राइट फ्रेंड्स। दूसरी चीज जो बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट ये जो लेक्चर है ये तकरीबन हाफ एन आवर का लेक्चर होगा, क्योंकि इसमें हम डिटेल में चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हाल ही में आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, बहुत सारे एडिटोरियल कमेंट्स आए हैं इसके ऊपर, बहुत सारे ओपेड्स आए हैं रिगार्डिंग पल्सेस के प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए एक्सेट्रा। तो इसी को आधार में लेकर, क्योंकि लास्ट ईयर ऐसे क्वेश्चंस भी मेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, और एग्रीकल्चर एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आपको एक या दो प्रश्न कम से कम दिखेंगे ही दिखेंगे in your mains examination. You will also find questions in pre-exams as well, लेकिन mains में definitely you will find at least one question, right? तो अगर आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी है तो it would be very easy for you to write a good answer that will fetch you maximum amount of marks, right? और ये आपकी ओवरऑल रैंकिंग को भी अफेक्ट करता है, तो आपको इसको अच्छी तरीके से समझना चाहिए। दूसरी बात कि ये ऐसा लेक्चर है फ्रेंड्स जिसको आपको कम से कम 3 बार तो सुनना ही चाहिए। द रीजन आई एम सेइंग इज कि जब आप एक बार इसको सुनेंगे तो वो एक इंट्रोडक्टरी पढ़ाई होगी आपके लिए। जब दूसरी बार आप इसको सुनेंगे, इसके पॉइंट्स को देखेंगे, तो आपको पहले टाइम पे जो दिखा है उससे कई ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, एंड द थर्ड टाइम व्हेन यू वॉच इट एंड लिसन इट, दैट इज द फाइनल टाइम। उस टाइम तक आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इसके ऊपर क्लियर हो ही जाएगी और हो जानी भी चाहिए। सो लेट्स मूव ऑन। नाउ बिफोर वी स्टार्ट एनी फर्दर, यूपीएससी आईएएस एग्जाम has started new services that you can get this video, other videos and daily current affairs videos. You will get, of course, regarding video you will get a link, and you can also get PDF material of all the videos and other articles that UPSC IAS exam is writing for all of you. You can get it in PDF format. All you have to do is mail us on crackmyexams@gmail.com with your name and education detail. There are some nominal charges for this one, but rest assured they are not too high. It is very nominal, keeping in mind कि जो बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत सारे महंगे क्लासेस में जाना, और बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी आज ये समय आ गया है कि आप कहीं पर भी बैठकर इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू टू गो टू दिल्ली
and spend 50-60 thousands or more than 1 lakh rupees for subjects and general studies, आपको बहुत ही कम रुपए में, when I say बहुत ही कम, I'm talking about somewhere around 300 rupees per month, इतने पैसों में आपको सारा मटेरियल है आपको डेली बेसिस पे मिलता रहेगा टिल योर एग्जामिनेशन, जब तक आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तक. Do not forget to subscribe our YouTube channel, which is type in you, or you can directly click this link here if you have a PDF file, or you can type this www.youtube.com/UPSC-IAS exam. ये हमारी चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए. and if you have already subscribed, then do turn on your notification. You can also find us and like us on Facebook. वीडियो खत्म होने के बाद प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू पास मी योर वैल्यूएबल कमेंट. फ्रेंड्स, आपको मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको यू रियलाइज हाउ मच एफर्ट्स डज इट टेक्स टू प्रोड्यूस वन वीडियो. अपार्ट फ्रॉम रिकॉर्डिंग विच इज द फाइनल पार्ट, जो इसकी प्री प्रोसेस होती है रिकॉर्डिंग के पहले की, आई हैव टू गो थ्रू मेनी आर्टिकल्स, आई हैव टू Google many things, right, to make sure that all the digits and numbers which I provide you are accurate, updated हैं. ये सारी चीज़ें करने के लिए कम से कम इस आर्टिकल को बनाने के लिए I have spent nearly 5 to 6 hours, right, और उसमें से I have provided you point in such a way that makes it easier for you to understand things. मैं बहुत हाई इंग्लिश में भी नहीं लिखता हुआ, आई राइट इन कॉमन मैन्स इंग्लिश, कि कोई भी स्टूडेंट है, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो या कोई अदर वर्नाक्युलर लैंग्वेज से हो, वो इस पॉइंट्स को समझ सके. जो बेसिक इंग्लिश है, जो आप एकदम जो आप नॉर्मल लाइफ में टेक्स्ट मैसेजेस में व्हाट्सएप में यूज़ करते हो, फेसबुक में, उस टाइप की इंग्लिश में लिखने की कोशिश करता हूँ. देन दैट अगेन टेक्स टाइम. सो एटलीस्ट आप उस जो मेहनत है उसकी रिस्पेक्ट करते हुए आपकी कमेंट्स पास करना ना भूलिए. नाउ लेट्स मूव ऑन. एग्रीकल्चर. नाउ बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दैट टुक प्लेस अराउंड 1750s, राइट, उस समय से पहले मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड विद एग्रीकल्चर. अगर आप 1750 के पहले के टाइम पे अगर जाएं और जब आप हिस्ट्री भी पढ़ेंगे तब आप पाएंगे कि मुख्य जो मेन इनकम ऑफ एनी किंगडम और मैक्सिमम पीपल ऑफ एनी रीजन वेर एंगेज्ड विथ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. मेजॉरिटी पॉपुलेशन वर्ल्ड की थी वो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई थी. आज के टाइम पे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे लोग इंडस्ट्री की तरफ बढ़ते गए, और आज बहुत सारे ऐसे देश हैं, पर्टिकुलरली डेवलप्ड कंट्रीज, जिनका मैक्सिमम जो जीडीपी है उनकी, उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन सर्विसेज से होता है, उसके बाद इंडस्ट्रीज से, और बहुत ही कम रोल जीडीपी में एग्रीकल्चर का होता है. एंड दैट अप्लाइज टू पॉपुलेशन एज वेल. ओनली ए माइन्यूट amount of population, like say for example अमेरिका की हम बात करें तो around 4%, 5% population is engaged with agriculture. जब हम इंडिया की बात करें then we find that more than 50% of our population is still engaged with agriculture. क्योंकि हमारा देश अभी पूरी तरह से इंडस्ट्रियलाइज्ड नहीं हुआ है. हम सर्विसेज में तो आगे बढ़े हैं, लेकिन इंडस्ट्री में हम इतने आगे बढ़े नहीं हैं. दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव ऑल द प्रोग्राम्स लाइक मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया. ये सारे प्रोग्राम्स है वो मेक इन इंडिया और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के ही प्रोग्राम है, जिससे कि ये जो 50% हमारी पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चर में है, और वहाँ पे एक अंडर एम्प्लॉयमेंट या हिडन एम्प्लॉयमेंट की जो सिनारियो क्रिएट हो रही है, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर एक खेत में 2 मजदूर की ही ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे 10 मजदूर काम कर रहे हैं, बिकॉज वो मजदूर फैमिली मेंबर्स हैं एंड दे आर नॉट फाइंडिंग एनी जॉब्स अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर, तो उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो वो सारे लोग खेती में जुड़े हुए हैं. तो उन लोगों को बाहर निकाल कर इंडस्ट्रीज में जब हम
इंडक्ट करेंगे तो उससे उस फैमिली की भी मंथली इनकम बढ़ेगी, उसके साथ साथ इंडिया का प्रोडक्शन और ओवरऑल हमारा ग्रोथ भी बढ़ेगा। और जब हमारा ग्रोथ बढ़ता है तो हमारा डेवलपमेंट भी बढ़ता है। जनरली एग्रीकल्चर इज कंसिडर्ड एज ए प्रोफेशन दैट इज नॉट प्रॉफिटेबल, राइट? ऐसा हम मानते भी हैं और बहुत सारे एरिया में ये सच भी है, लेकिन इट इज नॉट कंप्लीट सिनारियो। इंडिया में बहुत सारे डेवलपमेंट भी हुए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, और अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो हम पाएंगे दैट इन 1910 इंडियाज टोटल पॉपुलेशन वाज 15 करोड़, लेकिन हम एग्रीकल्चर में इतने एडवांस नहीं थे कि हम इन 15 करोड़ लोगों का पेट भर सकें। वी आर नॉट एबल टू फीड 15 करोड़ माउथ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन 1910। एंड वी नो वेरी वेल, हमने माल नरिशमेंट के ऊपर भी एक लेक्चर आपने सुना ही होगा, विच इज देयर ऑन आवर यूट्यूब चैनल, दैट हंगर इज अ रूट कॉज ऑफ मेनी डिजीजेस। माल न्यूट्रिशन, अगर बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिलता, then they are going to be stunted, they are going to be malnourished, they are going to die before age of 5, right? Even if they survive after age of 5, they are not going to be healthy and productive, and in future they are not going to perform well in school. If they are not going to perform well in school, they are not going to be educated, they are not going to be skillful, और अगर skill नहीं है, education नहीं है, then they are not going to be beneficial for economy, they are not going to be beneficial for their own family, society, and end of the day they are going to be unproductive. और ये सब चीजों का one of the main reason, root cause is hunger. तो इस टाइम पे hunger was a big disease, राइट? ये जो दूसरी डिजीजेस हैं वो उसको आप सिम्टम समझ सकते हैं, लेकिन लैक ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज द मेन डिजीज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन आजाद भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, जिसे हरित क्रांति कहते हैं, विच प्लेड ए क्रूशियल रोल इन मेकिंग इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन। हरित क्रांति का मेन उद्देश्य ही यही था कि हम स्वनिर्भर बने, सेल्फ सफिशिएंट बने इन फूड प्रोडक्शन। And all the thanks and cheers goes to Norman Borlaug and M.S. Swaminathan. This gentleman here, he is Norman Borlaug, who is known as father of green revolution of the world, and M.S. Swaminathan is known as father of green revolution in India. उसके बाद जब ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ, जब इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गया फूड प्रोडक्शन में, उसके बाद यही चीजों को हमने व्हाइट रेवोल्यूशन में भी इंप्लीमेंट किया। एंड इट वाज वर्गीस कुरियन जिन्होंने इंडिया को मिल्क प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट बनाया। फ्रेंड्स, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि वन ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स, उन्होंने ये कहा था कि इंग्लैंड की जो सिवेज है, गटर है, उसका पानी इंडिया के दूध से प्योर है। उन्होंने कहा था कि इंडिया का जो दूध है वो इतना पोल्यूटेड है, इतना बिगड़ा हुआ है, दैट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम लंडन्स गटर इज फार बेटर देन ड्रिंकिंग इंडियन मिल्क। और यही चीज को वर्गीस कुरियन ने पकड़ ली और एक चैलेंज लिया दैट आई विल चेंज दिस सिनारियो, और उन्होंने ये करके बताया। इंडिया में व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ, एंड ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन के हिसाब से टुडे इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड जूट। इन सारी चीजों में वर्ल्ड में इंडिया का फर्स्ट रैंक है, राइट? मिल्क, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड जूट में। और अगर हम फूड प्रोडक्ट्स की बात करें, देन इंडिया रैंक्स नंबर 2 इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस। व्हीट एंड राइस प्रोडक्शन में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा उत्पादन में की अगर रैंकिंग देखें हम, देन यू विल फाइंड दैट इंडिया रैंक्स नंबर 2।
अब बात करते हैं पल्सेस एंड ऑयल सीड्स की। तो रीजन आपको समझ में आ जाएगा व्हाई आई हैव इंट्रोड्यूस्ड ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन एंड फूड प्रोडक्शन, फूड क्रॉप्स की बात क्यों की, वो हम पल्सेस और सीड्स का जब सिनारियो देखेंगे तब आपको इसके बारे में भी समझ आ जाएगा। Now we are one of the leading producers of food grains, right? But when it comes to pulses and oil seeds, the ground starts shaking. आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा ही होगा कि हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, दाल के प्राइसेस है जो आसमान छू रहे हैं, 170 रुपीज़ पर किलो, 200 रुपीज़ पर किलो। आपको ये भी जानकारी होगी कि जो भारत में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो पल्सेस के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर देयर प्रोटीन इनटेक, राइट। मजदूर हैं, फार्मर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, वेजिटेरियंस भी इतने हैं इंडिया में। वैसे तो आपको नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स है उसमें से पल्सेस प्रोटीन का एक सोर्स है नॉन वेजिटेरियन फूड, बट इन वेजिटेरियन फूड पल्सेस आर द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन। एंड इंडिया में जितने पल्सेस कंज्यूम किए जाते हैं उतने पल्सेस वर्ल्ड में कहीं और जगह पे कंज्यूम नहीं किए जाते इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन इनटेक, राइट। सो लेट अस लुक एट the details of pulses and oilseeds in India. Now, first of all, ये एक important point है आपके लिए that more pulses are sown in rabi season in India than in kharif season. Generally, students ये समझते हैं कि pulses are products of only rabi season, कि winter में ही इनकी बुआई होती है. Apart from that, there is no pulses are not planted in kharif. Then I would say no, it is wrong. पल्सेस खरीफ में भी प्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन द थिंग इज कि अगर आप देखें तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पल्सेस जो एरिया है वो राबी सीजन में होता है। जो एरिया है इंडिया का, पर्टिकुलरली नॉर्थर्न इंडिया, तो उसमें जो प्रोडक्शन होता है वो राबी सीजन में होता है। लेकिन खरीफ सीजन में भी बहुत सारे पल्सेस है जिनको हम सोइंग उसकी होती है। ये चीजें समझने के लिए आपको जियोग्राफी की जो बेसिक्स है उसको समझना बहुत जरूरी है। और अगर आपने जियोग्राफी के लेक्चर्स देखे हैं मैंने बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड किए हैं, एंड देयर आर सो मेनी लेक्चर्स दैट आर गोइंग टू बी देयर फॉर यू इन नियर फ्यूचर। तो ये सारे जो लेक्चर्स है उसमें अगर आप स्टार्टिंग के जो लेक्चर हैं जो ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन की बात कर रहे हैं उसको अगर आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आपको उसमें से ये भी समझ में आएगा कि भारत में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जब आप जाते हैं तब टेम्परेट जोन शुरू होता है और वहां ठंड भी ज्यादा होती, isn't it? If you go to Punjab you will feel more cold than Kerala. तो ये सारी चीजें उसके फूड प्रोडक्शन के और एग्रीकल्चर पैटर्न को भी इम्पैक्ट करती है, राइट फ्रेंड्स। आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है सिविल सर्विसेज की। दिस इज जस्ट अ स्मॉल पॉइंट फॉर यू। इसके अलावा भी मैं आपको जहां जहां पर ऐसी चीजें आएगी आई विल कीप ऑन इन्फॉर्मिंग यू, आई विल कीप ऑन डायरेक्टिंग यू कि आपको क्या कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है। लेकिन अभी के लिए हम इतने तक ही सीमित रखते हैं। Other things. Now, pulses play a vital role in overall production in overall agriculture system in India. But the question is how? कैसे? तो देखते हैं। Pulses have natural ability to restore nitrogen in soil, which helps in crop production. पल्सेस में नाइट्रोजन जो होता है वो प्लांट्स के रूट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है फॉर देयर ग्रोथ। पल्सेस नेचुरल जो नाइट्रोजन होता है उसको लेकर सोइल के अंदर रिस्टोर कर देता है, दैट हेल्प्स क्रॉप प्रोडक्शन। गुड थिंग अबाउट पल्सेस इज दैट दे आर एडेप्टेबल, दे कैन फ्लरिश इन ड्राई जोन्स एज वेल। अगर कहीं पे कम बारिश वाला जोन है तो वहां पे भी आप पल्सेस की बुआई कर सकते हैं। Apart from protein, pulses are rich in phosphorus, which works as a fodder for both cattle and poultry chicken. Right? तो pulses में phosphorus होने से ये fodder के रूप में भी
बहुत ही उपयोगी रहता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्वीट्स एंड स्नैक्स, राइट। बहुत सारी मिठाइयाँ और बहुत सारा जो स्नैक्स होता है उसके लिए भी पल्सेस का उपयोग होता है, एंड दैट इज़ अ बिग इंडस्ट्री एट द मोमेंट, और ये बहुत सारी जॉब्स भी क्रिएट करती है इंडिया में। पल्सेस कैन फ्लरिश इन लेस फर्टाइल सॉइल एज वेल, अगर जो आपकी खेत है वो इतनी फर्टाइल नहीं है, देन एज वेल pulses can flourish. You can plant pulses in less fertile land as well. और pulses रोटेशनल बेसिस पे इनकी जो बुआई होती है वो रोटेशनल बेसिस पे होती है, जो ओवरऑल यील्ड को, फूड क्रॉप्स की यील्ड को भी मैक्सिमाइज करती है। अब हम नजर डालते हैं ग्लोबल सिनारियो एंड इंडियन सिनारियो के ऊपर। ग्लोबली pulses are grown in 7.06 crore hectares and the total output is 6.15 crore ton. इतनी जमीन पे पूरे विश्व में इतना प्रोडक्शन pulses का होता है। ग्लोबल एवरेज प्रोडक्शन है 871 किलोग्राम पर हेक्टर, राइट, 871 किलोग्राम पर हेक्टर। लेकिन सबसे ज्यादा फ्रांस इसमें नंबर 1 है, इनकी प्रोडक्शन 4219 किलोग्राम पर हेक्टर है। उसके बाद है कनाडा, उसके बाद है यूएसए, रशिया एंड चाइना। ये सारे के सारे 4 डिजिट्स में है। सबसे ज्यादा फ्रांस है, और किलोग्राम पर हेक्टर आप देखें तो इनकी प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी है। ग्लोबल एवरेज प्रोडक्शन से भी काफ़ी अच्छी इनकी एवरेज प्रोडक्शन है। लेकिन जब हम इंडिया के फिगर्स देखें तो हमें निराशा मिलेगी। वो ग्लोबल एवरेज प्रोडक्शन से भी कम है, वो है 691 किलोग्राम पर हेक्टर। अब देखते हैं फूड क्रॉप्स एंड पल्सेस को। Now, in context of India, when we compare food crops with pulses, we find that in last 4 decades, that means 40 years, food grains have grown up to 145%, whilst pulses have expanded only by 11%. इसका मतलब है कि 1970-71 में एवरेज प्रोडक्शन जो फूड क्रॉप्स है, व्हीट एंड राइसेस, उसका एवरेज प्रोडक्शन था 872 किलोग्राम पर हेक्टर। लेकिन जब आप 2013-14 को देखेंगे तो आप पाएंगे दैट इट इज नियरली ट्वाइस और मोर देन ट्वाइस, इट इज 1930 किलोग्राम पर हेक्टर। लेकिन जब पल्सेस को हम देखें देन वी फाइंड दैट 1970-71 इट वाज 524 किलोग्राम पर हेक्टर, लेकिन 40 साल बाद भी it has just reached 691 किलोग्राम पर हेक्टर। ऑयल सीड्स के ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहले उनकी डेफिनेशन कि क्रॉप्स फ्रॉम विच वी कैन एक्सट्रैक्ट ऑयल आर कॉल्ड ऑयल सीड्स, जिसमें से आप तेल निकाल सके उनको हम ऑयल सीड्स कहते हैं। इंडिया इज ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स, हम इसमें लीडिंग प्रोड्यूसर है। ऑयल इज यूज्ड इन मेनी things. It is used in food, paints, then varnish, soap, etc. बहुत सारी चीजों में ऑयल का उपयोग होता है। Residuals of oil seeds are once you extract oil, जो भी बचा हुआ माल है, that are also good for cattle. They work as a good fodder for cattle. और बहुत सारी ऑयल सीड्स में इंडिया रैंक्स नंबर 1। से फॉर एग्जांपल इन ग्राउंडनट, इन सीसम, इन कैस्टर, लिनसीड एंड सैफफ्लावर में, इन 5 प्रोडक्ट्स में इंडिया रैंक्स नंबर 1। दूसरी चीजों में इन रेप सीड वी रैंक नंबर 2 एंड वी रैंक नंबर 4 इन सनफ्लावर एंड सोयाबीन। जो टोटल प्रोडक्शन हुई थी 2013-14 में वो थी 3.24 करोड़ टन। 3.24 करोड़ टन इज ए ह्यूज अमाउंट। और नंबर 1 इस प्रोडक्शन में है मध्य प्रदेश, उसके बाद है राजस्थान और
नंबर 3 इज गुजरात इन ऑयल सीड्स। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो है कि दिस प्रोडक्शन, ये जो हमारा प्रोडक्शन है वो इज लेस देन 2/3 ऑफ ग्लोबल एवरेज। इंडिया का जो ऑयल सीड्स प्रोडक्शन है वो ग्लोबल एवरेज का 2/3 से भी कम है। So that is a thing we have to improve. Other things, हमारे यहाँ इस चीज की शॉर्टेजेस क्यों होती है? डिमांड एंड सप्लाई के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अगर डिमांड एंड सप्लाई को समझ गए तो आप बहुत सारी चीजें इकोनॉमिक्स की समझ जाएंगे। आपको इसके लिए जो जनरल स्टडीज की इकोनॉमिक्स की रिक्वायरमेंट है उसके लिए आपको बहुत सारी एकेडमिक बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। आपको ये सुनकर भी आश्चर्य होगा कि ये सर क्या बता रहे हैं कि हमें ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यस, दिस इज अ फैक्ट। यू डोंट हैव टू रीड टू मेनी बुक्स ऑन इकोनॉमिक्स, राइट। ये बड़ी बड़ी बुक्स होती है, बहुत सारे नंबर्स एंड ग्राफ्स एंड पाई चार्ट्स दिए होते हैं, आपको उनको समझना नहीं है। आपको तो बेसिक्स चीज़ों को समझना है और उस बेसिक्स के आधार पर आपको न्यूज एनालिसिस करनी है, करंट अफेयर्स को अच्छी तरीके से समझना है और धीरे धीरे अलग अलग सिनेरियो को समझना है। बस आपकी तैयारी हो गई। आपको एक जनरलिस्ट बनना है, आपको एक इकोनॉमिक्स का स्पेशलिस्ट नहीं बनना है। सो डिमांड एंड सप्लाई की ही ये पूरी गेम है। होता क्या है कि इंडिया का जो टोटल कंजम्पशन है वो है 180 लाख टन, लेकिन इसका जो प्रोडक्शन है वो है 130 to 148 लाख टन। सो नेचुरली डिमांड इज हाई बट द सप्लाई इज शॉर्ट। इसीलिए इंडिया को 25 to 30 लाख टन को इंपोर्ट करना पड़ता है। और होता क्या है कि जब इंडिया इंपोर्ट करना शुरू करता है तो जो देश है जो पल्सेस का उपयोग ही नहीं करते, जैसे कि बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज है, म्यांमार है, ये सारे कंट्रीज जो पल्सेस का इतना सारा उपयोग खाद्यान्न में नहीं करते, लेकिन जब इंडिया इसकी डिमांड करना शुरू कर देता है तब वो लोग भी इसकी प्राइसेस बढ़ा देते हैं। तो जो इंपोर्ट भी होता है, वो जो प्रोडक्ट है वो एक्सपेंसिव हो जाता है, बिकॉज देयर इज अ डिमांड। और सप्लायर्स है, उनको पता है कि इंडिया को अपनी डिमांड पूरी करनी ही करनी है, तो वो थोड़ा प्राइसेस ज़्यादा बढ़ाकर भी, अगर ज़्यादा भी बढ़ा दे तो भी इंडिया इज गोइंग टू इंपोर्ट इट। दूसरी चीज, दैट हाई प्राइसेस मीन्स लेस अवेलेबिलिटी पर पर्सन। अगर दाल की कीमत ज़्यादा होती है तो सबसे ज़्यादा गरीब व्यक्ति पर उसका प्रभाव पड़ता है, और इंडिया में गरीबों की कोई कमी नहीं। लेस अवेलेबिलिटी, फिर अगेन रिमेंबर दिस थिंग कि जब लेस अवेलेबिलिटी होती है तो ये हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट होता है, और हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट मतलब के प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी इम्पैक्ट, प्रोडक्टिविटी इन द टर्म ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, इसके ऊपर भी इम्पैक्ट होता है इसका। इंडिया ने बहुत सारे हर्डल्स भी क्रिएट किए हैं टू reduce exports, जैसे कि एक्सपोर्टिंग ऑफ पल्सेस एंड ऑयल सीड्स बिकम अनप्रॉफिटेबल। इतनी ड्यूटीज बढ़ा दी है कि कोई इंडिया में से इंपोर्ट नहीं करेगा, सो दैट जो ये हमारा होम प्रोडक्शन है वो यहाँ पर ही डोमेस्टिक मार्केट में ही कंजम्पशन हो, जिससे कि प्राइजेस उसके ऊपर ना जाए। तो ऐसे स्टेप्स भी गवर्नमेंट निकालती है, और नेचुरली इसके ऊपर ही आप समझ सकते हैं कि इसकी जो इम्पोर्ट ड्यूटी होगी वो कम होगी, isn't it? ताकि अगर सरकार इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है, then again final product is going to be expensive, which is going to be unaffordable by the poor, and then it is going to be less accessible. Less accessible means impact on health and productivity. देखिए आप कैसे कनेक्शन लगाते हैं, आप समझते हैं एक्सपोर्ट्स के बारे में, लेकिन उसी टाइम आप इंपोर्ट्स को भी चेक कर लेते हैं, तो आपकी जो पकड़ है, आपकी जो समझ है वो मजबूत हो जाती है। मूविंग ऑन, इंडिया हैज सेट अ टारगेट दैट बाय 2030 इंडिया इज गोइंग टू प्रोड्यूस 3.2 करोड़ टन ऑफ पल्सेस। 3.2 करोड़, अभी हमारा कंजम्पशन है 1.8 करोड़,
isn't it? 180 lakh means 1.8 crore, but we are going to produce 3.2 crore by 2030, for which इसका जो एक्सपांशन है, इसका जो ग्रोथ है पर ईयर 4.2% के रेट से बढ़ना चाहिए, तभी हम 2030 आज से 14 और 13 इयर्स के बाद ये जो फिगर है उसको हम अचीव कर पाएंगे। ऑयल सीड्स की अगर बात करें तो इंडिया की जो टोटल एग्रीकल्चर लैंड है उसमें से 10% लैंड के ऊपर ऑयल सीड्स की फार्मिंग होती है। आइए देखते हैं कौन कौन से चैलेंजेस हैं इसके ऊपर। चैलेंजेस, जो टेक्निकल चैलेंजेस हैं वो है लैक ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, इसकी कमी है। लैक ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज, इसकी भी कमी है। पुअर हार्वेस्टिंग मेथड्स, हमारे पास इतने अच्छे टूल्स नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोग्राम्स में, टीवी के ऊपर, इंटरनेट पे, कि जब अमेरिका में ऑयल सीड्स या फिर पल्सेस की जो, या कोई भी और अगर कोई भी फूड क्रॉप है उसकी भी जब हार्वेस्टिंग होती है, देन दे हैव ए मशीन, राइट। बहुत बड़े बड़े मशीन होते हैं और हाफ ए डे और 1 डे में ही ये बहुत बड़ा एरिया जो होता है उसमें से पूरे जो प्रोड्यूस है उसको निकाल देते हैं। लेकिन हमारे पास इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग फैसिलिटीज नहीं है, जिसके हिसाब से अगर सडन चेंज आ गया क्लाइमेट में या वेदर में, क्लाइमेट में तो नहीं कह सकते बिकॉज दे बोथ आर डिफरेंट थिंग, लेकिन इफ देयर इज ए सडन चेंज इन वेदर देन वी फेस टोटल लॉस ऑफ प्रोडक्शन। ब्लू बुल, जो नील गाय कहते हैं, उसका भी अटैक सीवियर होते हैं बिकॉज वो, उनको भी प्रोटीन बहुत पसंद है, मीन्स पल्सेस बहुत पसंद है, तो इनके भी अटैक बहुत होते हैं। और बहुत जगह पर ब्लू बुल को खेत में से निकालना भी प्रॉब्लमेटिक है, और बहुत जगह पर बैंड भी है गवर्नमेंट का दैट यू कैन नॉट हार्म ब्लू बुल। तो इससे भी जो हमारे फार्मर्स हैं वो मोटिवेट नहीं होते। जहाँ पे ब्लू बुल ज़्यादा होते हैं तो फार्मर्स प्रेफर नॉट टू गो विथ पल्सेस। ज़्यादातर जो पल्सेस और ऑयल सीड्स का जो प्रोडक्शन होता है वो है रेन फेड एरिया में होता है, और आज के ज़माने में वी नो दैट क्लाइमेट चेंज इज़ ए रियलिटी टुडे। थोड़े दिन पहले ही वी हैव सीन इन करंट अफेयर्स के जो केरला है हमारा, तो केरला में जो रेन पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो गई है। जो मेन मॉनसून सीजन में रेनफॉल कम होता है, लेकिन प्री मॉनसून एंड पोस्ट मॉनसून रेनफॉल हेवी होने लगे हैं वहाँ पे। ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो रेन इरेटिक मतलब के ये जो रेन है वो एक फिक्स टाइम पे नहीं होता है, उसकी अमाउंट फिक्स टाइम पे नहीं रही, तो उसके हिसाब से भी प्रोडक्शन के ऊपर बहुत इम्पेक्ट होता है। इसके अलावा मार्केट एक्सेस जो एक बिग हर्डल है फार्मर्स के लिए, और इसके पीछे बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक रीजंस भी हैं, क्योंकि जो बहुत सारे ट्रेडर्स हैं वो ट्रेडर्स ये छोटे छोटे किसानों को फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, और इसके रेट्स भी ज़्यादा होते हैं, और जो फाइनल डील होती है वो ये होती है कि आपका जो कुछ भी प्रोडक्शन होता है वो आप मुझे ही बेचेंगे। तो फार्मर को डायरेक्ट जो मार्केट प्राइस है वो भी नहीं मिल पाती, एंड उसके हिसाब से भी वो लोग इस चीज़ के ऊपर प्रोडक्शन करना नहीं चाहते। एंड लास्ट थिंग इज दैट लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग पल्सेस एंड ऑयल सीड इन फार्मिंग कम्युनिटी। दूसरे इंस्टीट्यूशनल जो चैलेंजेस है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्ड वैरायटी। इतनी ज़्यादा रिसर्च तो अब होने लगी है, लेकिन हमें इसको और आगे बढ़ाना होगा। इजी एंड चीप लोन्स प्रोवाइड करनी होगी हमें फार्मर्स को, और ये लोन टाइमली लोन भी होनी चाहिए। इजी का मतलब एक्सेसिबल लोन हो, कि ऐसा ना हो कि सीजन खत्म हो जाए उसके बाद आप लोन दे रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। टूल्स नए बनाने भी होंगे और प्रोवाइड भी करने होंगे। इसके ऊपर अगर हमें सब्सिडी भी देनी पड़े देन वी हैव टू डू इट।
स्टोरेज फैसिलिटीज को हमें डेवलप करना होगा, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज को डेवलप करना होगा, मार्केट एक्सेस को बढ़ाना होगा। ये सारी चीजें के ऊपर आप खुद सोच सकते हैं फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैं इतनी ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं क्योंकि वी हैव ऑलरेडी reached 35 minutes. I was planning to sort it out in 30 minutes, but it has already passed 35 minutes. So I will be bit quick. लेकिन rest assured all the important points आप ये तो समझ ही पाएंगे कि tools, storage facility, processing facility और market access. लास्ट में हम बात करेंगे थोड़े बहुत स्टेप्स के ऊपर जो गवर्नमेंट ने अभी तक लिए हैं। जनरली गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस है वो पहले ही डिक्लेयर कर देती है, जिससे कि जो फार्मर्स है उनको पता चल जाए कि कम से कम कितने रुपए उनको मिलेंगे, और ये एक मोटिवेशन और एश्योरेंस का भी काम करता है। नेफेड जैसी जो संस्था है वो भी, जो पैनिक सेल होता है कई बार, जो मार्केट में एक रूमर्स फैलाई जाती है जिससे कि फार्मर्स एक पैनिक में आ जाते हैं और फटाफट अपना जो स्टॉक है उसको सेल कर देते हैं, तो उसको भी कम करने के लिए ऐसी संस्थाएं काम कर रही है। इम्प्रूवमेंट इन प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी कैन इंक्रीज ऑयल प्रोडक्शन फ्रॉम ऑयल सीड्स, जिसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और बिजनेसेस के साथ मिलकर काम कर रही है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड्स आर यूज्ड टू रिड्यूस ऑयल सीड्स डिस्ट्रक्शन, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट काम कर रही है। एंड मेनी यूनिवर्सिटीज आर वर्किंग फॉर प्रोड्यूसिंग हाई यील्ड वेराइटीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंट सीड्स, इसके ऊपर भी बहुत सारी रिसर्च हो रही है जिसमें गवर्नमेंट इज फाइनेंसिंग इट, इट इज टेकिंग प्लेस इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज और बहुत प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज लाइक प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू स्टूडेंट्स, जो ये राइट टर्म है, इट इज नॉट क्लिकिंग एट द मोमेंट इन माई माइंड, सो ये भी चीज़ें गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कर रही है स्टूडेंट्स को। और प्रोटेक्शन, प्लांट प्रोटेक्शन में, सीड अवेलेबिलिटी में, प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग में भी गवर्नमेंट 100% हेल्प कर रही है बहुत सारी जगह पर। सो दैट्स एवरीथिंग इन दिस एनालिसिस ऑफ फूड और पल्सेस और ऑयल सीड्स के ऊपर जो हमारा एनालिसिस है वो यहीं पर समाप्त होता है फ्रेंड्स। आई विल कीप इट टिल हियर। Do not forget to subscribe our channel, pass me your valuable comments, and I will see you all soon with a new topic. Till then, take care, enjoy, bye for now.